अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। ये वो तकलीफदेह मनाज़िर थे जो आपने कुछ देर पहले देखे, जो गुज़श्ता 3 रोज़ से आज़ाद कश्मीर की हसीन वादी की अफसोसनाक मंजर कशी करते रहे। जब सस्ती बिजली और आटे के मुतालबे ने हुकूमत, रियासत और अवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया। सूरत हाल इतनी कशीदा हो गई कि हुकूमत को रेंजर्स भी तलब करनी पड़ी। ताहम रेंजर्स को आज़ाद कश्मीर पहुंचने के कुछ देर बाद ही वापस बुला लिया गया। गुज़श्ता कई रोज़ से होने वाले तसादम में सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ, जबकि पुलिस के मुताबिक कोटली में 40 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 12 पुलिस एहलकार थे और 28 मुजाहिरीन शामिल थे। दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि उनके 36 अफराद जख्मी और 60 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। ताहम अब इत्मीनान बख्श इत्तला यह आई है कि हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मुज़ाकरात के दौरान यह फैसला हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में सार्फिन को बिजली पैदावारी लागत पर मुहैया की जाएगी, आटे पर भी सब्सिडी दी जाएगी, गुजरा और दीगर की मराहत कम की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि आज़ाद कश्मीर में 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद के लिए हड़ताल का आज तीसरा रोज था और आज भी वादी में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ठप रहा। पुरतशद्दद मुजाहिरों से निमटने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने रेंजर तलब कर ली और जिसने कानून साज असम्बली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आम सरकारी अमलाक की हिफाजत की जिम्मेदारियां संभाल ली है। ताहम सितम यह है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल की तपिश को देखते हुए सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस तनाज़े को आज़ाद कश्मीर में भी रजीम चेंज, साबिक सदर जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कश्मीर में भी इससे रजीम चेंज का शख्साना करार दिया, जबकि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इस्तीफ़ा मांग लिया है। रिजीम चेंज कश्मीर में किया गया, पीटीआई गवर्नमेंट को हटाया गया, फॉल्स हुकूमत वहाँ पर कायम की गई। तो यही खतरनाक नताइज निकलते हैं जिनका अवाम से ताल्लुक ना हो। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, उसे फिल फोर मुस्तफी हो जाना चाहिए। ये जो मॉडल है जो आज़ाद कश्मीर में आपने बनाया, ये नाकाम हो गया है कि ऐसी सूरत में आज़ाद कश्मीर में फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। जानिब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने मुजाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हुए कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में आटा और बिजली सस्ती है तो आज़ाद कश्मीर में भी क्यों नहीं हो सकती। अलमिया यह है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, जिसकी वजह से आज रियासत और अवाम आमने सामने हैं। हालात की कशीदगी को देखते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी नोटिस लेकर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत और पीपल्स पार्टी का अहम इजलास पार्लिमानी पार्टी का तलब कर लिया है। क्योंकि ये मामला बग़ैर खुश उसलूबी से हल तो हो गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए एक सियासी चैलेंज को भी खड़ा कर दिया गया है। जब अपोजिशन जमातें हुकूमत को मिलने वाले धक्के को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए पर तुल रही है। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तफसील गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है असम्बली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जबकि हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान अब्दुल माजिद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। माजिद खान साहब, पहले तो ये बताएं, बीइंग स्पोक्स पर्सन एजे के गवर्नमेंट, क्या वाक़तन हो गए हैं मुज़ाकरात कामयाब और मुतालबात मान लिए गए हैं और अब ये हड़ताल खत्म हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समर साहब, हम तो रोज़ अव्वल से इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि आइए बैठिए और मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल कीजिए। इस वक्त क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक मुज़ाकरात का दौर शुरू है, अब इसकी फाइनलाइजेशन हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि खुश असलूबी के साथ मामलात हल की तरफ जाएंगे और रियासत का अमन दोबारा बहाल होगा। लेकिन ये हुआ क्या, सारा मामला इतना फ्लेयर अप कैसे हुआ? और दूसरा ये भी बता दें कि कब तक आपको लग रहा है कि मामलात हल हो जाएंगे, आपके तय पा जाएंगे? देखिए समर साहब, ये इस तरह था कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से इनिशियली 2 मुतालबे हमारे सामने रखे गए थे कि आटा पर सब्सिडी बढ़ाई जाए और बिजली की जो बिजली है उसके बिल्स में हम नहीं दे सकते क्योंकि इस पर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके ऊपर हमारे इनके साथ मुज़ाकरात हुए और इसके ऊपर एक वजारती कमेटी बनी और बाज़ाब्ता हमारे इनके साथ 20 सेशंस, इनके साथ 20 से ज़्यादा सेशंस हुए और फिर हम एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे और उसको हमने बाज़ाब्ता नोटिफाई किया। और नोटिफिकेशन करने के बाद हमने कहा कि आइए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो पहला पॉइंट था जिसके ऊपर हमारा आपस में इत्तेफाक हुआ था कि हम टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर एक 5 रुकनी कमेटी बनी थी जिसने 30 अय्याम के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी। अनफॉर्चुनेटली जॉइंट एक्शन कमेटी के कुछ दोस्त एक हफ्ते के बाद ही अपने पहले वाले मुतालबे से डेविएट कर गए, जिसकी वजह से ये तातल का शिकार हुआ। बाकी जो उनके मुतालबात थे उनमें 2-3 मुतालबात ऐसे थे जिनके ऊपर लेजिस्लेशन होनी थी, जिसमें तलबा यूनियन काउंसिल, तलबा की यूनियन की तंजीमों की बहाली का इशू था और लोकल टैक्सेस का इशू था। हुकूमत ने 95% इनके मुतालबात इनिशियली मान लिए थे। अब गुजारिश मेरी ये है कि उसके बाद फिर ये तहरीक का तरफ से दोबारा एक कॉल आई और उसके बाद हमने दोबारा इनको दावत दी कि आइए और हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात कीजिए। सही होगा सर, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ख्वाजा फारूक साहब, ये बताएं कि इस सारे मामले पे एक सियासत भी शुरू हो चुकी है और आज आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, उन्होंने आज़ाद कश्मीर में फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा भी कर दिया है। ये मामले को जो फ्लेयर अप करने में क्या अपोजिशन की जमात जो है उसका भी इसमें कोई किरदार है या सूरत हाल बिगड़ी कैसे, यहाँ तक कैसे पहुँचे हालात के इतने ज़्यादा कशीदा हो गया रात आज़ाद कश्मीर के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब आपका शुक्रिया।
चले मुझे अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ की जान से मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिला। एक्चुअली बात यह है जी कि जब पिछले दिनों तो 4 माह के कत्ल के बाद असम्बली का इजलास हुआ तो मैंने उस वक्त भी ये डेट 11 मई की 3 माह कबल 11 मई के एहतजाज की डेट दे दी गई थी। तो उस वक्त भी मैंने असम्बली में ये पेशकश की थी कि तहरीक इंसाफ बहुमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मीडिएशन का किरदार, मेजबान का किरदार अदा करती है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी जिला पेश न किया गया। फिर से मैं पिछले चंद दिनों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए अपनी इस पेशकश को दोहराता रहा, लेकिन कोई मुझे उसका जवाब न मिला और मैंने नवाज कैबिनेट के बाद जिम्मेदार वज़रा से भी बात की। तो ये जो आज हो रहा है, तीसरा दिन है, आज़ाद कश्मीर में सारा कारोबार जिंदगी मसल हो चुका है, दुकानें बंद हैं और फिर सोचना जो हमारा सब इंस्पेक्टर है वो शहीद हुआ, ये वो नुकसान है जिसकी खिलाफी नहीं हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अभी जैसा वाजिद खान साहब ने कहा कि मोट से मामला पे अमल हो चुका था, नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। बुनियादी तौर पर सर 3 इशू थे। एक था शराबिया की मराहत कम करना, सस्ती बिजली पैदावार की बुनियाद पर सस्ती बिजली और आटे का। तो मैं समझता हूँ कि इन 3 को टेकअप करना चाहिए था और शराबिया की मराहत अगर कम की जाए तो इस पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता था। कैबिनेट बस एक उनका ये मुतालबा था कि कैबिनेट जो है वो कम की जाए और बाकी ये तो आज़ाद कश्मीर की तारीख की क्या बल्कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट है कि जो मेंबर असम्बली भी है वो वजीर है। इससे भी इख्तियारात बढ़े और इससे लोगों में एक रिएक्शन पैदा होता है कि जी ये इधर कहते हैं कि पैसे नहीं है, फंड नहीं है, तो और इसी तरह मैं समझता हूँ जो हुकूमत को ये चाहिए था, मैं कहता हूँ हुकूमत को ये चाहिए था कि आगे बढ़ के वो जैसे और मुलाकात के 3 माह का इन्होंने वक्त दिया था। 3 माह में क्या वजह थी कि हुकूमत ने क्यों इसको संजीदगी से नहीं लिया जब हम भी ये पेशकश कर रहे थे। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। माजिद खान साहब, ये क्या वजह है? ज़ाहिर एक असल जो तनकीद आपकी गवर्नमेंट के ऊपर वो यही है कि बड़े चंद महीने पहले, कई महीनों से ये कॉल दी हुई थी हड़ताल की। ये जो हड़ताल थी 11 मई की, ये अचानक से तो तारीख नहीं आई, ये तो 3 महीने पहले से, बल्कि काफ़ी महीने हो गए ये तारीख दी गई थी एक्शन कमेटी की जानिब से और मुज़ाकरात हो के उनकी बात जो है उनके साथ करके मनवाई जा सकती थी। हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे, ये मिस हैंडलिंग क्यों की गवर्नमेंट ऑफ AJK ने, और फिर सब कुछ करके तशद्दुद भी हुआ, एक सब इंस्पेक्टर की जान भी चली गई, कई अफराद जख्मी हुए आज़ाद कश्मीर में। ज़ाहिर है 3 दिन मामूलात ज़िंदगी दरम बरम रहे, नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ सबका। तो इतने टाइम बाद भी जब आपने जाके मुज़ाकरात ही करने थे तो वो पहले कर लेते आप उनके साथ। समर साहब, मुझे आप थोड़ा सा टाइम देंगे, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। पहली बुनियादी चीज ये है कि इश्यूज क्या थे एक्शन कमेटी के साथ। 2 इश्यूज थे, मेजर इश्यूज, आटा और बिजली। गुजारिश मेरी ये है कि जिस वक्त फारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त उन्होंने आखिरी अयाम में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसको चीफ सेक्रेटरी ने हेड किया और उन्होंने मंगला अमेंडेड एग्रीमेंट के अंदर सेक्शन 5.6 में तरमीम तजवीज की जिसको कयूम नियाजी साहब ने आके नोटिफाई किया और उसके मुताबिक ये तय हुआ कि जो बिजली का रेट है आइंदा आपको नेपरा तय करके देगी और नेपरा उस वक्त तय करेगी और उस वक्त आपको ₹1.10 वाटर यूज चार्जेस देगी जब आप नेपरा की शराइत को मान लेंगे और इसको बाज़ाब्ता उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। गुजारिश मेरी ये है कि हमने तो आके उस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया सबसे पहले क्योंकि ये शराइत हमारे लिए काबिल कबूल किसी सूरत में मिल नहीं थी। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि उन्होंने ना सिर्फ इसमें मंगला को शामिल कर दिया बल्कि इसमें नीलम जेलम को भी उन्होंने कहा कि आपको कोई मौसर बामाजी बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आपको जो बेनिफिट मिलेंगे उस सूरत में मिलेंगे जब आप इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। हमने तो आके उस सारे चीजों को कैंसिल किया कि उसकी तो कैबिनेट से कोई अप्रूवल ही नहीं थी। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि आज आजाद कश्मीर में बिजली का रेट 18 रुपए है, पाकिस्तान में डोमेस्टिक कस्टमर 30 रुपए दे रहा है। आपके पाकिस्तान के बिल के अंदर 10 टैक्सेस हैं, आजाद कश्मीर के बिल के अंदर 4 टैक्सेस लिए जा रहे हैं। गुजारिश मेरी ये है कि आज अगर पैदावारी लागत के ऊपर बिजली देने की बात आती है तो उसमें एक आजाद कश्मीर गवर्नमेंट अकेली नहीं है जो फैसला कर सके। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत है, वापडा है, पावर डिवीजन है, फाइनेंस डिवीजन है, क्योंकि पैसा देना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। और अभी भी जो आपने मुतालबात माने हैं मुजाहिरीन के, वो गालिबन आप जो तरक्याती बजट में से कट लगा के बिजली पे कुछ सब्सिडी दे रहे हैं आटे के ऊपर। जी लेट मी कंप्लीट। मुझे गुजारिश ये है कि इसी तरह आटे को ले लें। पंजाब जहां गंदम की पैदावार, जहां गंदम पैदा होती है वहां 6,300 रुपए मन है।
आजाद कश्मीर में 100% लोग 3100 रुपए मन के ऊपर आटा ले रहे हैं। हम डिफरेंशियल के तौर पे 82 करोड़ रुपए महीना दे रहे हैं। इसी तरीके से 10 अरब रुपए सिर्फ डिफरेंशियल के तौर पे हम आटे की कीमत में दे रहे हैं। 17 अरब रुपए इस वक्त सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ एजे के दे रही है। अगर फेडरल गवर्नमेंट हम ये कहते हैं कि गिलगित बल्चिस्तान के रेट के ऊपर दिया जाए तो उसके लिए 2 अरब रुपए आपको महाना चाहिए। ये 24 अरब रुपए आपको एक साल के अंदर रिक्वायर्ड हो, तब आप जाके ये डिमांड्स पूरी करें। अभी हमारी वेरिएबल ग्रांट फेडरल गवर्नमेंट से आती है। हम फाइनेंशियल एग्रीमेंट के तहत 3.64 प्रीवियस टैक्स कलेक्शन के ऊपर हम उनसे लेते हैं। हमें तो इस दफा पिछली दफा भी 20 अरब काट के दिए गए। अभी माजिद खान साहब, ये जो गवर्नमेंट थी उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो अभी आप दे रहे हैं अवाम को सब्सिडी बिजली या आटे के ऊपर, ये भी तो आप उन्हीं के डेवलपमेंट बजट से ही काट के देंगे ना। यानी कि अवाम को तरक्याती जो मंसूबे हैं वो नहीं मिलेंगे, तरक्की नहीं होगी, आजाद कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं होगी, और वो पैसा आप जो है वो आटे और बिजली में दे देंगे। यानी कि अवाम का पैसा ही उनकी जेब से निकाल के उन्हीं की जेब में दूसरी जेब में डाल दिया जाएगा। समर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने इसीलिए ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है। दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली अगर कोई और सोर्स हमारे पास नहीं होगा तो यहीं से उसको मीटअप किया जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई आपको कि वो कोई ग्रांट बढ़ाएंगे या कटौती नहीं होगी आइंदा एजे के बजट के ऊपर? देखिए अभी तो नेगोशिएशन चल रही है, कोई हतमी चीज नहीं आई। डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को उसमें ऑन बोर्ड किया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट अब जेनरोसिटी देगी। हम तो ये भी चाहते हैं कि आप एक आजाद कश्मीर को इकोनॉमिक पैकेज दें जो आगे 5 साल में इन लोगों को इन चीजों से बाहर निकाले। ठीक हो गया, ये एहसास खत्म हो जानी चाहिए। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि एक और बात इन्होंने कही अशराफिया की, तो मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूं कि अशराफिया की इमारत को खत्म होना चाहिए। क्या साबिक वज़राए आज़म, साबिक सदूर, साबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन या साबिक जितने भी आपके ओहदेदारान हैं आजाद कश्मीर से ये इमारत के असूल के लिए नहीं बैठे हुए? हमारी गुजारिश सर अभी आपकी 40 रुकनी काबीना बैठी है, वो भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि 40 रुकनी काबीना छोटी सी रियासत के लिए क्यों इतनी बड़ी काबीना? मैं आपको और भी क्लियर करता चलूं समर साहब, आज 3 पार्टीज की गवर्नमेंट है। फारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट में 36 मिनिस्टर थे और वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट थी पीएमएलएन की उस वक्त तो किसी ने एतराज नहीं किया। वो जाते जाते एक अमेंडमेंट करके चले गए और उसके बाद उन्होंने कहा जी आप 16 वजीर होंगे। आपने सबने उस अमेंडमेंट में हिस्सा लिया और आपने उस अमेंडमेंट को खत्म किया क्योंकि पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी वो भी ये चाहती थी। ख्वाजा फारूक साहब ये बताएं, ये जो आप इलेक्शन का मुतालबा आपकी पार्टी, ठीक है सर आपका पॉइंट आ गया। ख्वाजा फारूक साहब ये जो नए इलेक्शन का मुतालबा हो रहा है ये तो एक ऑलरेडी एक मसला भी हल नहीं हो रहा और आपने एक नया इशू बीच में डाल दिया है इलेक्शन वाला भी, तो इससे तो हालात मजीद खराब ही होंगे, ठीक तो नहीं होंगे अगर आप मजीद चाहते कि ये मामला लटका रहे और सियासी फायदा इसका हो तरीके से आपको? बात यह है जी कि जिस वक्त मैं समझता हूँ कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट है इस वक्त, इसमें 3 पार्टियां इसमें मौजूद हैं और जो 3 दिन से आजाद कश्मीर की सूरत हाल होती है तो ये जमहूरी मुल्कों में नया मैंडेट जो है वो ले लिया जाता है। जब देखा जाए कि सूरत हाल काबू में नहीं रही है तो ये तो होता है। इसमें मैं समझता हूँ कि पीटीआई नए इलेक्शन के लिए भी तैयार है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक सर एक दूसरी बात इन्होंने माजिद खान साहब ने की है, शराफिया की बात है, इसमें बिल्कुल ठीक है। ये एक अमेंडमेंट हुई थी फारूक हैदर साहब के वक्त में, अगर 36 वजीर थे तो उन्होंने जाते हुए एक अमेंडमेंट कर दी 16 पे और 16 पे कैबिनेट थी। तो मैं वही कहता हूँ तो ख्वाजा फारूक साहब अभी कोई -1 के लिए कोई अदम एतमाद भी आ रही है कोई? सर ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये तो अक्सरियत इनके पास है, मुस्लिम लीग नून के पास है, पीपल्स पार्टी के पास है और ये जो 22 लोग हैं उनके पास है, ये उनका फैसला है। जहाँ तक हमारी पार्टी तारीख इंसाफ का तल्लुक है, हम तो जो हमारे पार्टी चेयरमैन बानी चेयरमैन वो जो कहेंगे ये आखिरी इख्तियार उनका है, ये उनका इख्तियार है कि हम इनकी गवर्नमेंट चेंज से बाहर रहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारी पीटीआई की पाकिस्तान की तरह यहाँ भी रजीम चेंज किया गया और यहाँ पर भी पीडीएम वहाँ पीडीएम 1 था, यहाँ पे पीडीएम 2 बनाया गया। हम तो आज अपोजिशन में बैठे हैं, अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक, फाइनली माजिद खान साहब ये बता दें कि कब तक मामूलात जिंदगी आजाद कश्मीर में मामूल पर आ जाएंगे? समर साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं हुई। हम इस बात के हामी हैं और आपको आइन भी इस बात का हक देता है कि आप पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। गुजारिश मेरी ये कि जो पुरतशद्दुद वाकयात हुए, मैं समझता हूँ कि ट्रेडर्स जो हैं ये मुहिब्बे वतन लोग हैं, इनका काम अपना कारोबार करना और रात को अपने बच्चों को हक हलाल की रोजी देना है। जिन लोगों ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की, आतिशी असला इस्तेमाल किया, ये ट्रेडर्स में से नहीं हो सकते। हुकूमत पहले दिन भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थी। कौन है फिर ये जो हालात को फ्लेयर अप कर रहा है? कौन है जो हालात को फिर फ्लेयर अप कर रहा है माजिद खान साहब? हल किया जा सकता है।
तो माजिद खान साहब ये कौन है जो हालात को फ्लेयर अप कर रहा है सिचुएशन को? मेरी गुजारिश ये है कि एक माइंड सेट है, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। ये ट्रेडर से निकल के बहुत से और लोगों के भी इसमें शामिल हो गए हैं। यहाँ पॉलिटिकल मोटिव्स भी हैं लोगों के। मेरी सबमिशन ये है कि खुदारा इस वक्त इसकी सेंसिटिविटी को मलूज़ खातिर रखें, हमारे नेबरिंग कंट्री को जग हसाई का मौका ना दें कि आजाद कश्मीर के अंदर। बहरहाल हमारी गवर्नमेंट को भी मौका नहीं देना चाहिए था जग हसाई का, कि अगर आप पुरअमन तौर पर पहले ही खुश असलूबी के साथ मामला तय कर लेते ताजरों के साथ, ये 3-4 महीने से पहले की कॉल थी, अगर आप पहले हुकूमत सीरियस ले लेती, इस सूरत हाल को बातचीत कर लेती, तो आज हालात जहाँ तक ना पहुँचते। इतनी तबाही बर्बादी के बाद जो है आज आपको फिर भी मुज़ाकरात ही करने पड़ रहे हैं। मुज़ाकरात से बैठ के बातचीत ही हो सकती है, मसले को जरा कबल वक्त हल कर लिया जाता तो आज हालात जहाँ तक पहुँचे। सर मेरे पास टाइम खत्म हो गया सेगमेंट का, मैं बहुत माजरत खाऊँ। बहुत शुक्रिया माजिद खान साहब आपका, फारूक साहब आपका, आपने प्राइम अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर भी सियासी सूरत हाल काफ़ी गर्म हो रही है। यहाँ भी मुज़ाकरात की बातचीत की काफ़ी ज़्यादा बाज़गश्त है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात होंगे? क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस सारे प्रोसेस को सपोर्ट कर दिया है बड़ी भरपूर तरीके से। होने का जा रहा पाकिस्तान में आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ मिलेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की बेस पर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। क्या पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई को भी रिहा किया जा सकता है? ये वो हैरानकुन इम्कान है जिसने एक बार फिर सियासी मंजरनामे को हिलाकर रख दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस इम्कान का इजहार भी मुस्लिम लीग नून के उस रहनुमा की जानिब से सामने आया जिसको नवाज शरीफ कैंप का हिस्सा कहा जाता है, और वो रहनुमा ये इंकशाफ भी कर रहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक नवाज शरीफ भी मोतरज़ नहीं है। ग्रीन डायलॉग के लिए, माहौल को साजगार बनाने के लिए इस पे सोचा जा सकता है? नहीं, सोचा नहीं जा सकता, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। माई लीडर, PMLN लीडर मियां नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार। इसके लिए इमरान खान को रिहा किया जा सकता है? कि अगर इसके ऊपर इत्तफाक हो तो फिर जो है वो कोई भी अमल जो है वो कोई नागुज़ीर हो सकता है, या उसके लिए जो है वो कोई मुश्किल हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जानिब से नवाज शरीफ के रवैये में लचक की खबर इसलिए भी इंतहाई अहम और मानी खेज है क्योंकि अभी गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने भी इस उम्मीद का इजहार किया था कि नवाज शरीफ ही सियासी मुज़ाकरात का करवा सकते हैं। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में 1985 से सियासत में है, वही अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह के इस हैरानकुन बयान या मुमकिन पेशरफ्त ने सियासी पंडितों के कान भी खड़े कर दिए हैं, और इस पेशरफ्त को हालिया दिनों DG ISPR की उस दो टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी जोड़ा जा रहा है जिसपे पीटीआई से मुज़ाकरात से वाज़े इनकार और सियासी फ़रीक़ैन को आपसी मुज़ाकरात का दिया गया था। बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं के बात। जहाँ एक तरफ हुकूमत सियासी माहौल को ठंडा करने और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकराती मेज़ पर लाने के लिए ज़ुबानी हद तक तो संजीदा दिख रही है, वहाँ बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ के रवैये में भी लचक नहीं दिख रही। हालिया दिनों पीटीआई के बयानिया की मंजर कशी और बज़ाहिर मुफाहमती सोच को परवान चढ़ाने के लिए साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी सामने आए और मुज़ाकरात की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी हुकूमत के बजाय इदारों से मुज़ाकरात मन्नी दिख रहे हैं। मेरी कोशिशें मुसलसल इस बात पर रहेंगी बातचीत के जरिए हल किया जाए। जिसने भी चटखनी लगाई, जो भी चटखनी खोल सकता है उससे मैं बात करूं। ये जो पार्लियामेंट बना है ये फॉर्म 47 वाला पार्लियामेंट है, इसका इख्तियारात कम है। मौजूदा सूरत हाल में नाज़रीन क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात हो पाएंगे? इस पर हुकूमत पर भी काफ़ी तनकीद, हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ पर भी काफ़ी तनकीद। और ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि 9 मई के वाक़े में कुछ अफराद की जिम्मेदारी तो कबूल की, बतौर पार्टी पीटीआई पर पुरतशद्दुद रवैये की पैरोकार है। धरने में खुद आरिफ अलवी ने पीटीआई और पार्लियामेंट पर हमले को लीड किया था। बदकिस्मती है कि ऐसे वारदातियों को सदर बना दिया गया था। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब, जबकि तहरीक इंसाफ के मौजूद है नईम हैदर पंजोता साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। निहाल हाशमी साहब, ये जो ऑफर है राना सनाउल्लाह की तरफ से आई है कि भाई खान साहब को रिहा भी किया जा सकता है मुज़ाकरात की खातिर, बातचीत की खातिर, और मियाँ साहब भी इस चीज़ पर मोतरज़ नहीं है, तो क्या बाज़ाब्ता तौर पर मियाँ साहब का इंतजार हो रहा है कि 28 तारीख को मियाँ साहब पार्टी प्रेसिडेंट बन जाएं तो वो फिर तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की दावत देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें,
सियासत और सियासतदान हमेशा बातचीत ही करते हैं और बातचीत ही करनी चाहिए। राना साहब बेहतर बता सकते हैं अपनी बातों को इन डिटेल ऑन डेप्थ, मगर एज ए सियासी कारकुन मैं समझता हूँ कि हमने कभी किसी के साथ हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं होती है। हम बातचीत करते हैं इशूज़ पे और बातचीत ख़त्म भी करते हैं इशूज़ पे। कभी हमारी पार्टी ने चोट डाकू वाला लफ्ज़ एज ए प्राइम मिनिस्टर, आपने सुना शहबाज शरीफ साहब को? नहीं, शहबाज शरीफ साहब आज उनके सारे तवज्जो का महवर और मरकज़ है पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के लोगों को बेहतर मौक़े दिया जाए, रोज़गार बेहतर किया जाए। वो चंद माह में कई ममालिक के दौरे किया और माशाल्लाह अच्छे। तो फिर निकालें तहरीक साहब के सियासी तमाम कैदी, जो तहरीक साहब के जितने कैदी सबको निकालें, बैर मुज़ाकरात का माहौल बनाएं सर। फिर मईशत अगर ठीक करनी है, इतना अच्छा एजेंडा है अगर। सर मैंने आज एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कंप्लीट करने दिया। जी बोलें। दूसरी तरफ जो बातचीत का जो मामला है वो होता है, हर के साथ होना चाहिए। बातचीत हो सकती है इशूज़ पे। क्या इशूज़ है? इमरान खान साहब पहले जेल से अपनी बातचीत करके अपने वकीलों से केस को बेहतर करके बरी हो, और अभी फौरी तौर पे अगर कोई बात करना चाहता है तो पार्लियामेंट है, वहाँ स्पीकर है, हमारी जमात है, इमरान खान साहब के हामी है, क्योंकि उनकी पार्टी वहाँ पे नहीं है, वहाँ सुन्नी इत्तेहाद तहरीक है। तो वो आए आके बात करें कि पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को, सियासत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। जब कोई पार्लियामेंट में आके हमसे बात करेगा तो हमें कभी किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं होगा, मगर पार्लियामेंट पे इस चीज़ पे बात नहीं हो सकती कि किसी सदाई याफ्ता शख्स को, पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है कि वो उसको रिहा करे। ये इख्तियार सिर्फ अदालतों का है। तो ये बड़ा वाज़ेह है। राना सनाउल्लाह ने तो बयान दिया है कि भाई उनकी रिहाई भी अमल में लाई जा सकती है, और ये सियासी केसेस में ऐसा ही होता है जनाब। आप रिहाई जब करानी होता है तो प्रोसिक्यूशन आप स्लो कर देते, रिहाई हो जाती है। पंजोता साहब ये बताएं कि बड़ी ऑफर आ गई है गवर्नमेंट की तरफ से। राना साहब तो ये कह रहे हैं जनाब कि खान साहब को रिहा भी किया जा सकता है अगर तरीके साहब मुज़ाकरात में संजीदगी का इजहार करती है। क्या बढ़ेंगे इस पेशरफ्त को लेकर आगे, इस ऑफर को लेकर आगे? बहुत शुक्रिया समर भाई, आपने मुझे मौका दिया। देखें, इससे पहले भी अगर राना सनाउल्लाह के साहब की स्टेटमेंट देखें तो वो पहले भी ये कह चुके हैं, इस तरह की बात कर चुके हैं, जिसमें वो वाज़ेह अंदिया दे चुके हैं कि खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन हो सकती है अगर बातचीत की जाए। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं, जो यहाँ पर हमारे भाई रहनुमा बैठे हुए हैं, जो इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वो हमारी बात जो मैं अब करने जा रहा हूँ उसकी एंडोर्समेंट ना हो। देखें, वो उससे जो कह रहे हैं उससे वो वाज़ेह कह रहे हैं कि ये केसेस जो हैं वो झूठे बनाए गए थे, कि जो ही हमारे साथ बातचीत करेंगे, डील करेंगे तो फिर उन्हें रिहा भी कर दिया जाएगा। तो ये बात पहले अनवार काकड़ ने जो एडमिट की थी कि फार्म 47 की अगर मैं बात बताऊंगा तो हनीफ अब्बासी साहब आप लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो राना सनाउल्लाह साहब ये जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को तो रिहा किया जा सकता है अगर हमारे साथ बैठ के बातचीत करें, डील करें या जो भी कन्वर्सेशन करें। तो मैं आपको वाज़ेह मौक़िफ़ रखना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा भी PMLN से या पीपल्स पार्टी से बातचीत के हवाले से कभी भी बात नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है, वो बात हमेशा ये करते हैं कि एक वो लोग जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की माइशत जो है वो तबाह किया है, जितनी दफ़ा इन्होंने हुकूमतें दी, इनकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे ये मुल्क को आगे लेकर जा सकें। वही आप देख लें कि सारी टीम जो लास्ट टाइम जो है वो PDP की एक हुकूमत थी उसमें वही वजीर खजाना और वही। तो फिर पंजोता साहब फिर बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे या मुश्किल लग रहा है? क्योंकि PTI तो बार बार इस बात पे बज़िद है, भाई हमने तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से ही हमने मुज़ाकरात करने, इनके साथ हमने बातचीत नहीं करनी। नहीं, कोई कभी खान साहब ने ऐसी बात नहीं की। साफी भी मिलते हैं। कल आपकी पार्टी का जुबान रऊफ हसन साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा है, रऊफ हसन साहब ने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा जी कोई हमारी बातचीत ना नून लीग, पीपल्स पार्टी, ना MKM, किसी के साथ हमारी बातचीत नहीं होगी, अगर होगी तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। उन्होंने कहा जी इनके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। देखिए, मुझे उस स्टेटमेंट का नहीं पता कि किसी जगह के ऊपर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात की हो। हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बात की है, उसके ऊपर मैं एंडोर्स करूंगा कि बिल्कुल इन 3 जमातों से इनकार करने का खान साहब ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये 3 जमातों के अलावा आप बातचीत करें। लेकिन उसका ये मतलब लेना कि हम जो है वो सियासी जमातों से नहीं बात करना चाहते और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके सामने होगी कि जनरल बाजवा साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी कि अब हम सियासत से जो है वो हम उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। तो ये कब जो है सियासत से इन्वॉल्वमेंट खत्म होगी, या पहले जो आज तक इन्वॉल्वमेंट की गई, इसका मतलब आपका आर्मी चीफ जो उस वक्त का था वो एडमिट कर रहा है कि हमने पहले की है तो लिहाजा अब नहीं की जाएगी। और अब भी अगर देखें
तो जितने केसेस बनाए गए हैं या फॉर्म 47 के मुताबिक अगर इनको जिताया गया है तो उसमें आप देखें क्या इनकी अहलियत थी कि ये जीत सकते नहीं जीत सकते थे। केसेस बनाने वाले अब ये तो मोरे हैं ना। अब फिर आगे का वे फॉरवर्ड बता दें। आपके पास अब दो रास्ते हैं ना जोधा साहब, एक है आप तहरीक चलाएं, आवाम में जाएं, वो आपसे फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो हमने आपकी मुख्तलिफ मुजाहिरे अब तक देख लिए हमने 8 फरवरी के बाद, 8 फरवरी को कोई शक नहीं है बड़ी तादाद में वोटर आपका निकला, उसने वोट कास्ट किया तरीके से। लेकिन जो पावर शो आपका मुज़ाकरात वाला जो इत्तेजादी मुजाहिरों वाला, स्ट्रीट पावर वाला, वो आप केपी के अलावा आप कहीं भी इंप्रेसिव पावर शो करने में कामयाब नहीं रहे अभी तक। पंजाब में आपकी लीडरशिप एट लार्ज है, कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ जो है वो गायब हैं, मौजूद ही नहीं ग्राउंड के ऊपर। तो कैसे आप पंजाब में लोग निकालेंगे? जब तक आप पंजाब में लोगों को नहीं निकालने में कामयाब होते, आपकी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। तो लगता है आपको फिर बातचीत ही करनी पड़ेगी। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं एक वकील हूं, मैं पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, और ये 9 मई को जब पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी तो एक दिन पहले मेरे घर के अंदर जो है रात को इलियट की गाड़ियां और 7 नामालूम अफराद उन्होंने आकर दावा बोल दिया, तोड़ फोड़ कर दी। हमारे वर्कर्स को, हमारे लोगों के घरों में, पंजाब हो, आपके सामने सिंध हो या बलूचिस्तान, पहले ही 1-2 दिन जो है वो क्रैक डाउन शुरू कर दिया जाता है कि कोई निकले। सही है। और जिस दिन निकला जाता है उस चौक के अंदर बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचा दी जाती हैं, और रहनुमाओं की जो रुपोशी की बात की जा रही है कि वो है नहीं सामने। तो उसकी वजह भी यही है कि आपके सामने कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया, उसे अगवा कर लिया, को अगवा करके उसे। अच्छा, वो जरा जरा वो शॉट भी रेडी हो गया, जरा वो शॉट भी जरा रेडी है, वो जुमला भी जरा रेडी है आपके पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन साहब का। कमरे में कैमरे लगे हुए हों तो फिर आप सर आपके पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन साहब का बयान भी वो रेडी हो गया, जो कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बात की थी कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ फौज के साथ होंगे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। जरा सुन लें उन्होंने मजीद क्या बात की थी। स्पोक्सपर्सन मैं हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि हमारी कोई शरायत नहीं है। हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस होगा, इलेक्शन का ऑडिट होगा, उसके बाद बातचीत होगी हुकूमत के साथ। वो अलग कहानी है। हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत की बात कर रहे हैं, हम शरायत नहीं रख रहे। वहां इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत का हिस्सा हैं उनके साथ तो हम बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। जी हाशमी साहब, वो तो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे, उन्होंने तो बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो फिर आप क्या ऑफर दे रहे हैं कि रिहा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? आपकी तवस्सुस से मैं रऊफ साहब से कहना चाहता हूँ और पीटीआई के तमाम तर्जुमान से और पार्लियामेंटेरियन से, इमरान खान साहब पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। इमरान खान साहब के मसाइल पाकिस्तान के मसाइल नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल इमरान खान जैसे लोग ला के क्रिएट करते हैं। इमरान खान के अपने मसाइल होंगे, मगर पाकिस्तान की एक हकीकत के मसाइल हैं। हमें पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ना है। हम किसी फर्द के चोरी चकारी और मैंने गुस्सा और उसकी तशद्दुद और धमकी पे नहीं बात पाकिस्तान को लेके जाएंगे। जो इमरान खान का मसाइल है वो कोर्ट जाने, इमरान खान जाने। हम तो पाकिस्तान के मसाइल पे बात करना चाहते हैं, उस मसाइल के हल पे बात करना चाहते हैं। रास्ता अडयाला जेल से ही होके आता है सारे मसाइल का आजकल। कल की एक बात बताओ, जब से इमरान खान साहब आए क्रिकेट का काम उतर गया था, हॉकी का। अब हम शुक्र अदा करते हैं कि अजलान शाह में हमने इतने साल बाद बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मैं समझता हूं इसमें राणा मशहूद साहब को बड़ा क्रिकेट का काम उतर गया के लोग इमरान खान साहब क्रिकेट का काम उतर गया उधर। ऐसा कभी किया नौजवानों के लिए? न्यूजीलैंड की सी टीम हमें पाकिस्तान में हरा के गई है। आप हॉकी की बात कर रहे हैं, हॉकी आपने ठीक कर दी, क्रिकेट का काम उतर गया सर। क्रिकेट का काम उतर गया है। न्यूजीलैंड की सी टीम हमें पाकिस्तान में आके हरा के गई है। फिर अभी आप देखें आयरलैंड से हम मैच हार गए, दूसरे T20 में भी बड़े बुरे हालात हमारे चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने क्रिकेट को उस जमाने में डिपार्टमर से बाहर सारा कुछ आप उन पर ही डाल दें सर। अलग इशू, कोई जिम्मेदारी खुद भी कबूल कर लें, अलग है, सब आपने उधर डालना है। मिलाए नहीं समर भाई, समर भाई। इमरान खान इज समथिंग अंडर। तो राना सनाउल्लाह साहब कैसे कह रहे हैं हम रिहा कर देंगे? हमारी महंगाई है, हमारी मईशत है। जी राना सनाउल्लाह साहब फिर कैसे कह रहे हैं, किससे क्या कहता कह रहे हैं कि हम रिहा कर देंगे मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए खान साहब को? अगर अदालत रिहा करती है भाई, अगर अदालत रिहा करती है, हम कौन होते हैं? हम अदालत थोड़ी है। तो हम इमरान खान की तरह थोड़ी हमारे लीडर नवाज शरीफ भड़क मारते हो तो कहते हैं हम अपने अदालतों पे यकीन रखते हैं, अपने अल्लाह पे भरोसा करते हैं। सर वो यही होता है, सर वो यही होता है। प्रोसिक्यूशन कहता था कि जेल भेज देते थे। हाशमी साहब प्रोसिक्यूशन स्लो कर दें आप ना तो रिहा हो जाते हैं। मियां साहब भी ऐसे ही रिहा हुए हैं। प्रोसिक्यूशन ने जाके अदालतों में बोला जी भाई हमें कोई एतराज नहीं है, तो मियां साहब सारे केसेस में एक एक करके भरी हो गए।
वही जाके प्रोसिक्यूशन जो कि हुकूमत के मतहत है जाके कह दे जनाब कि भाई हम जनाब हमें कोई एतराज नहीं है तो मियां साहब साहब निकल आएंगे भाई। नहीं प्रोसिक्यूशन अगर पे जाके जब होगा तो रिहा हो जाएंगे, और अगर एविडेंस होगा तो कैसे रिहा होंगे? सही है पंजोता साहब। अब फिर क्या यानी कि जो मैं बात करता दो रूट्स हैं, या एहतजाज या बातचीत। तो बातचीत आपने करनी है फौज के साथ, फौज के लिए हमने बातचीत तरीके के साथ नहीं करनी, वो करेंगे आप जाके सियासी जमातों से बात करें जाके। हुकूमत नहीं बनी है और ये सारे लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं ठीक है, चले सर आपका जवाब आ गया ना, ठीक है। नहीं पंजोता साहब, दोनों में से फिर कौन सा रूट आपके पास कामयाबी का है, एहतजाज या मुज़ाकरात? देखिए पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, और मुज़ाकरात की बात भी मैंने पहले जवाब दिया कि हमारे मुज़ाकरात उन जमातों के साथ हो सकते हैं जिन्होंने चोरी नहीं की, जिन्होंने डाका नहीं डाला। और जहाँ पर एहतजाज की बात है तो वो हम करेंगे। इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए हमारी ये जंग है और ये जारी रहेगी। और सेकंड बात ये है कि ये इमरान खान साहब के ऊपर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कभी चोर नहीं कहा, शहबाज शरीफ साहब ने ये कभी नहीं कहा। इन्होंने खुद ही जो है प्रोग्राम के अंदर ये कह रहा है कि आपकी चोरियां और ये वो, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बड़े सारे जितने भी तर्जुमान और सारे लगे हुए हैं सारा दिन कहते रहते हैं जी। तो ये पंजोता साहब मुझे प्रोटेस्ट का बता दें, आप लोग कैसे कामयाब होंगे मुजाहिरे आपके? फैसलाबाद में जलसा आपका 2-3 मरतबा पहले मुलतवी हो चुका है, क्या 18 की नई तारीख है आपकी फैसलाबाद जलसे की? क्या कर लेंगे इस मरतबा जलसा? इजाजत तो आपको ज़ाहिर मिलनी नहीं है, ना पहले मिली ना अब मिलेगी, और मुजामती तहरीक पे तो हुकूमत कभी इजाजत देते ही नहीं है कि भाई आप हमारे खिलाफ तहरीक चलाएं। कर लेंगे जलसा 18 को? फेसबुक पे देखें, इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मांगी जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी खदशात हैं, अगर हम फैसलाबाद में मांगे तो वहां पर खदशात हैं, लाहौर में मांगे तो वहां खदशात है, जिस जगह के ऊपर हम मांगे वहां पर खदशात हैं। लेकिन जहां पर PMLN ने करना हो वहां पर सरकारी प्रोटोकॉल और सरकारी मशीनरी पूरी इस्तेमाल की जाती है। DC जो है उनको हदायत यानी फिर नहीं समझिए, फिर नहीं पंजोता साहब तहरीक को लेकर इतने लोग भिजवाने हैं, इतने किराए के ऊपर लोग ये सारे भिजवाने हैं। तो ये मुल्क के अंदर क्या आप समझ रहे हैं कि कानून की बालादस्ती हो रही है? हमारा हक का आईनी हक है जो हमें जो है आईने पाकिस्तान देता है, क्योंकि आप समझते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। यानी अब आप कह रहे हैं तहरीक भी आप चलाएं, हुकूमत की इजाजत से आप तहरीक चलाएं। हुकूमत तहरीक की इजाजत कभी नहीं दिया करती, वो आपने खुद स्पेस लेनी होती है तहरीक के लिए। अब आप जज भी बन गए हैं मिलिट्री ट्रायल करके। ठीक है, फाइनली बिफोर आई रैप अप दिस सेगमेंट, हाशमी साहब क्यों आप इन्हें पुरअमन तहरीक चलाने की इजाजत नहीं देते? किस बात का डर है? ये फॉर्म 47 का डर है या किस बात का कि आप इन्हें पुरअमन तहरीक नहीं चलाने देते, जलसे तक नहीं करने दिए जाते? समर भाई, मैं जरा 1 मिनट आप मुझे अगर बोलने दें तो मैं आपको बताऊं, इनकी पार्टी में 3 वॉइसेस हैं। एक जो ये वकील दोस्त हैं, एक जो पुराने PTI के लोग जो छुपे हुए हैं वो चाहते हैं फेसबुक पे ना ऑनलाइन चलता रहे जलसा, एक है जो पार्लियामेंट पे आ गए हैं इस बार। तो इन सब की 3 मुख्तलिफ राय और एक दूसरे को नाकाम करने की कोशिश करते हैं। कोशिश होनी चाहिए इनकी पार्टी। मैं यहां तक आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। बात करें अब एक दूसरे को गिराने वाली बात जो है, इनके पास मुद्दा कोई नहीं है। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं कि किस बुनियाद पे ये तहरीक चलाएंगे या बात करेंगे। अगर अदालतों को मानते हैं तो फिर अदालतों के अंदर जेरे समात है इमरान खान के केस, उसका इंतजार करें और पूरा बात करें। इनके पास बोलने को कुछ नहीं, हमारे पास बोलने को ठीक है। पंजोता साहब एक जुमले में अगर आप वाइंड अप करें तो मुझे फिर कोई चीज नहीं है, मुझे ब्रेक पे जाना है। जी पंजोता साहब, ये आपसी इख्तलाफात आपके खत्म होंगे तो आप कोई हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे? आप एक दूसरे को टफ टाइम देने में लगे हुए हैं। अदालतों में केसेस पेंडिंग है जहां पर कैमरे लगाए जाते हैं, जहां पर उनके भाइयों को सही है किया जाता है, जहां पर उनको हिरासा किया जाता है, जहां पर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं, जहां पर इतना प्रेशर डाला जाता है कि हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं और उनके हक में एक करारदाद नहीं ये पेश कर सकते, उनके हक में एक करारदाद नहीं पेश कर सकते, एक ट्वीट नहीं कर सकते, यहाँ पर ये एक ट्वीट करके नहीं कह सकते कि अदलिया जो है हमारी आजाद होनी चाहिए, बल्कि ये कहते हैं कि जजेस गद्दार हैं। ये PTI के जजेस हैं, जो भी बताएगा कि मदाखलत के जरिए हमें यूं परेशान किया गया, हर एक को ये कहेंगे कि ये गद्दार है, क्योंकि जो भी हक की बात करेगा वो गद्दार डिक्लेयर होगा। तो ये इनका रवैया है, बिल्कुल सही है, सोच है, ये इनका बयानिया है, ये इनका लायामल है। इससे क्या कैसे लोग फुल टाइम चले बहुत शुक्रिया आपका हाशमी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नहीं मैदर पंजाब का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनी तौर पर बातचीत तहरीक इंसाफ और हुकूमत को करनी पड़ेगी और आपस में बैठना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इससे बेहतर है कि मज़ीद ताख़ीर हो, पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल रहे
कल के बजाय आज ही अगर दोनों फरीकैन जो है वो बातचीत पर राज़ी हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो ये पाकिस्तान के जो है मुफाद में है। इससे बेहतर चीज़ पाकिस्तान के मुफाद में कोई नहीं हो सकती। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे IMF ने पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, एक इंतशार की जो कैफियत है, सियासी इंतशार, उस वाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो यानी कि उसे गैर मुस्तहकम करार देते हुए पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस की जो है वो आगे बता दिया, खबरदार कर दिया है। और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की भी दौरा पाकिस्तान को जो इसी चीज़ से जोड़ा जा रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम से। बात करेंगे इस पर ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान को जहाँ सियासी जो है मैदान में काफ़ी ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना है, ये सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट कर रही हैं पाकिस्तान के मुआशी मैदान में आने वाले इस्तेहकाम को। और IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में ये वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान में जो गैर यकीनी सूरत हाल है, सियासी बहरान के बरकरार रहने के वाले से उसकी निशानदेही कर दी है। और यही सियासी गैर यकीनी की कैफियत है, यही जो है वो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है कि जिसकी बिना पर रिसेंटली पाकिस्तान में दौरा होना था सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का, वो भी रिपोर्टेडली इसी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ही मुलतवी हुआ है। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या सियासी इस्तेहकाम आ पाएगा, जिससे मुआशी इस्तेहकाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे मुस्लिम यूनियन के साबिक रहनुमा और माहिर मईशत जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब से। मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएं कि जो IMF भी अपनी रिपोर्ट में कह रहा है जनाब के पाकिस्तान में मुआशी जो है इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, और इसके साथ साथ MBS का जो विजिट था पाकिस्तान का, उस वाले से भी इत्तला यही आ रही है कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ही उनका विजिट भी पाकिस्तान का दौरा मुअख्खर हो गया। तो कितना इम्पैक्ट कर रहा है ये सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के को मुआशी मैदान में और ओवरऑल भी? देखिए, पाकिस्तान में मईशत की जो ख़राब सूरत हाल है वो जाहिर है बहुत ही अरसे से चली आ रही है, कोई आज की बात नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता। यहाँ इलेक्शंस, कोई भी सिस्टम हो, ये कोई ज़रूरत नहीं होता, चाहे सऊदी अरेबियंस हो या कोई और हो, IMF हो, कि जी वो कहते हैं कि जी यहाँ पर वो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए। जो भी सिस्टम होना चाहिए वो यकीनी होना चाहिए। यही IMF या दूसरे जो बड़े फंड्स हैं, ये चाइना के साथ भी डील करते हैं, अरब मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ भी डील करते हैं जहाँ नहीं है जमहूरियत, लेकिन उनको एक यकीन होता है कि यही सिस्टम चलता रहेगा। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में सूरत हाल इतनी गैर यकीनी होती है। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस को कोई नहीं मानता, और जो जीतने वाला होता है वो ये इस चीज़ को भूल जाता है कि ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे इलेक्शंस करवाए जाएं जिससे सबको मोर और लेस, कोई 100% तो नहीं होता, बट इतने भी ख़राब ना हो कि जिसकी वजह से सियासी इस्तेहकाम ना आ सके और जिसकी वजह से मईशत में फिर गिरावट आए। और अभी हम वही देख रहे हैं। IMF, एक तो IMF का, और अगर होगा भी IMF के साथ, अब IMF ने एक तरह से इशारा भी दे दिया है कि हम इस कंट्री में अगर डील करेंगे तो फिर हमारी शराइत तो और ज़्यादा सख्त होंगी, क्योंकि उनको पता है कि जब आगे जाके अगले महीनों में, सालों में अगर यकीनी सूरत हाल नहीं होगी और मुस्तहकम नहीं होगा पाकिस्तान सियासी तौर पर, तो फिर आप ज़्यादा सख्त शराइत रखेंगे। तो अगर IMF आ भी गया तो जितना हम अंदाज़ा कर रहे थे उससे भी ज़्यादा सख्त शराइत के साथ IMF आएगा और पाकिस्तान को बहुत मुश्किल से उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लेकिन सर जो सियासी इस्तेहकाम की बात करें, ज़रा आप इंडिकेट कर रहे हैं जनाब कि इससे पाकिस्तान को मज़ीद सख्त शराइत जो है उन पर अमल दरामद करना पड़ेगा। एक ये सोच भी पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है इस वक्त रियासत के अंदर कि अगले 1.5 साल में, अगले बजट के बाद पाकिस्तान में काफ़ी हद तक मुआशी इस्तेहकाम आ ही जाना है। सियासी इस्तेहकाम आता है या नहीं आता, मुआशी मैदान में इस्तेहकाम जो है वो आ जाएगा और महंगाई जो है वो मज़ीद नीचे आ जाएगी, वो 12 से 16% के दरमियान। जब मुआशी इस्तेहकाम आ गया तो सियासी इस्तेहकाम आ ही जाना, अल्टीमेटली वो कनेक्टेड होगा इसके साथ। डू यू एग्री विद दिस अप्रोच? मैं बिल्कुल भी नहीं एग्री करता हूँ। मैं कुछ बहुत पुरानी बात नहीं, अप्रैल 12, 2022 को शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया था। हल्फ नहीं, पहले दिन ऑफिस में आए थे और उस दिन स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर गई थी और करेंसी भी थोड़ी सी, रुपये ने गेन किया था। तो ये कहा गया था कि देखें जी, ये हुकूमत चेंज होने से पॉजिटिव असरात। उसके बाद हमने डॉलर का भी जो हाल देखा
और स्टॉक मार्केट का और फिर जो महंगाई का हाल देखा वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो व्हाट इज डिफरेंट नाउ? वही हुकूमत है, वही वजीर आजम है, तो क्या ये जो होता है ना, ये जिसको हम अपने आम फहम अल्फाज में कहते हैं कि ट्रक की पट्टी के पीछे लगाना कि जी अब बड़ा जबरदस्त होना शुरू हो जाएगा, अब बड़ा जबरदस्त होना शुरू हो, इतने बुरे तरीके से हम गिरे हुए हैं कि यहाँ से तो और ज्यादा मेरा ख्याल है गिर भी नहीं सकते हैं। सही। अब चाहे वैसे तो अब हालात काफी ज्यादा जो नजर आ रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इसहाक डार साहब की भी बड़ी तारीफें हो रही हैं, कुछ सरमाकारी भी पाकिस्तान के अंदर आ रही है। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने तारीफ किया इसहाक डार साहब की, पहली मरतबा आपने सुनी है कि भाई निचकारी को लेके वॉर में एक पेज के ऊपर है, बड़े अच्छे जो है मामला चल रहे हैं इस वक्त। मैं और इसहाक डार साहब भी एक थे निचकारी को लेके, वो तो पेज जब आगे जब जाते हैं और वहां जाके जब आके हाथों भूल जाते हैं कि जी ये मुश्किल होगा और पॉलिटिकली एक नया फ्रंट खोल देगा, तो 2015 में भी यही सूरत, 2015 में तो बहुत अच्छी सूरत हाल थी, हम वहां पहुंच गए थे जब हमारे पास बिड्स भी आ गई थी, सिर्फ लिफाफे खोलने थे, तो वहां से हमने वापस यू टर्न किया था। तो ये तो आगे के मराइल होते हैं, शुरू में तो सब अच्छा ही होता है, आपने अपना प्लान देना होता है कि जी आप इतने एंटिटी की निचकारी करेंगे, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। असल काम होता है कि जो सही हो गया काम कंप्लीट कर। सर फाइनली सर ये बताइएगा कि पार्टी आपकी आ रही है, नई सियासी जमात कब से लॉन्च हो रही है, और ये भी लगता है बजाय जो नाम अभी तक सामने आए हैं ये टेक्नोक्रेट्स की पार्टी होगी? तो सर ये आप कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं तो वो जो आप शाहिद खाकान साहब की पार्टी की बात वाली की जी, वो तो आप उन्हीं से पूछे सवाल, मेरे से तो। आप ज्वाइन नहीं कर रहे उस पार्टी को? सर बड़ा नाम चल रहा है आपका, क्या आप भी ज्वाइन कर रहे हैं? अच्छा नाम चल रहा है तो चलने दें, लेकिन अभी देखें, अभी जब वो शाहिद साहब को अनाउंस करने देना जो वो करते हैं। नहीं, आप उस पार्टी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? अभी जब थोड़े दिन की बात है आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। सही है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया, तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की साबिक वज़ीर निचकारी मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, जिनका कहना है कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसमें अगर इस्तेहकाम नहीं होगा तो सख्त कंडीशनलिटीज़ IMF का प्रोग्राम जो नेक्स्ट आ रहा है उस पर पाकिस्तान को उन पर अमल दरामद करना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।